हेलो ऑल एंड वेलकम टू द क्लियर कॉन्सेप्ट ई क्लासरूम। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है गुप्ता एम्पायर। तो गुप्ता एम्पायर को द गोल्डन एज भी बोलते हैं। गोल्डन एज का मतलब आपको पता चल रहा है कि बहुत ही पॉजिटिव मतलब है, बहुत ही अच्छी एज रही होगी। रिच एज, गोल्ड का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, तो रिचनेस रही होगी, है ना। तो देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से हम गुप्ता एम्पायर को या गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं। तो इसके तीन रीजंस हैं। First is this period saw an all-round development in art, architecture, science and astronomy and literature also, है ना। तो एजुकेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देते थे जो गुप्ता रूलर्स थे। वो खुद भी म्यूजिक और आर्ट वगैरह के बहुत ही बड़े बहुत एडमायर करते थे, इन चीजों को अप्रिशिएट करते थे, और खुद भी अच्छे म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट वगैरह थे। तो इन सब चीजों का बहुत डेवलपमेंट हुआ, साइंस का बहुत डेवलपमेंट हुआ, मैथमेटिक्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ, एस्ट्रोनॉमी का, सोलर सिस्टम वगैरह सब इसी पीरियड में पता चले। देन सेकंड रीजन, ट्रेड रीच्ड इट्स पीक। तो जो गुप्ता रूलर्स थे वो वैष्णव थे, है ना, एंड वो ट्रेड ही करते थे फ्रॉम द बिगनिंग। ट्रेड फैमिली से ही गुप्ताज निकले थे। तो ट्रेड रीच्ड इट्स पीक, ट्रेड करना बहुत अच्छे से जानते थे वो। प्रोस्पेरिटी प्रीवेल्ड, और क्योंकि ट्रेड करना जानते थे तो इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, प्रोस्पेरिटी थी एम्पायर में। थर्ड रीजन इज देयर वाज पीस एंड सिक्योरिटी। अब ये लोग बहुत बहादुर थे एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल, दे वर गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो अपनी जो टेरिटरी थी उसको प्रोटेक्ट करना जानते थे। दे वर वॉरियर्स एंड कॉन्करर्स। तो उनकी, क्योंकि वो अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना जानते थे, इसलिए पीस था उनका जो भी एम्पायर था वहां। ठीक है, तो दीज आर थ्री रीजंस व्हाई वी कॉल द गुप्ता पीरियड एज द गोल्डन एज। ओके, लेट्स मूव अहेड। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास क्या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें इस पीरियड के बारे में कहां कहां से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो फर्स्ट इज द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। इलाहाबाद में या प्रेजेंट डे प्रयाग में एक स्तंभ है, पिलर है, उस पे इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस मतलब खोद खोद के लिखते हैं ना, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। स्टोन के ऊपर या किसी हार्ड सरफेस के ऊपर जो खोद के लिखा जाता है उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो उस जो इलाहाबाद में वो जो पिलर है जिसके ऊपर की इंस्क्रिप्शंस हैं, उस टाइम की कुछ इंफॉर्मेशन है उन इंस्क्रिप्शंस में। उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये देखो, ये वाला जो स्तंभ है, ठीक है, दिस इज प्रयाग प्रशस्ति, है ना। इस प्रशस्ति मीन्स क्या होता है? प्रेजेस। तो उस टाइम के जो किंग्स थे उनके बारे में प्रेजेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, उस टाइम के जो लिटरेचर के प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, पोएट्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने प्रेजेस लिखे हुए हैं। तो यहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है कुछ उस पीरियड के बारे में। सेकेंड इज रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स। उन लोगों ने जो टेम्पल्स बनवाए थे उसके रिमेन्स, क्योंकि बहुत पहले की बात है ना, तो उनके रिमेन्स ही बचे हैं। कुछ तोड़ दिए गए, कुछ ऐसे ही अपने आप ही रुइंस में कन्वर्ट हो गए। तो टेम्पल्स के रिमेन्स, उस टाइम की जो मुद्रा थी, कॉइन्स, है ना, ये देखिए इधर कॉइन्स, इन पे क्या तस्वीरें बनी हुई थी, वहां से हमको बहुत कुछ पता चलता है। कॉइन्स की बनावट क्या है ना, कितने रिफाइंड है, उस पे क्या क्या बना हुआ है, उससे हमें उस टाइम पीरियड के जो रूलर्स थे उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। एंड पेंटिंग्स, पेंटिंग्स, ठीक है, तो पेंटिंग से हमें बहुत पता चलता है। जैसे अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो उसी टाइम की है, गुप्ता पीरियड की। ठीक है, तो वहां से उस पेंटिंग्स में क्या क्या दिखाया गया है, चलिए वो रिलेटेड होते हैं उस टाइम की सोसाइटी से, कि सोसाइटी में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, तो उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी वो उन पेंटिंग से भी हमको पता चलता है ना। तो टेम्पल्स, कॉइन्स एंड पेंटिंग्स, इन चीजों से हमें पता चलता है उस पीरियड के बारे में। देन थर्ड इज रिकॉर्ड्स ऑफ चाइनीज ट्रेवलर फाह्यान। एक चाइनीज ट्रेवलर थे फाह्यान, है ना, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट की खोज में भारत आए थे। तो ये गुप्ता पीरियड के टाइम ही आए थे भारत में, और फिर इन्होंने भारत में जो भी देखा वो इन्होंने लिखा, रिकॉर्ड्स नहीं, रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, तो वहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है गुप्ता पीरियड के बारे में। कालिदासा एंड अदर फेमस राइटर्स बुक्स। और कालिदास को तो हम सब जानते हैं, ड्रामेटिस्ट थे, पोएट थे,
है ना, बहुत सारे टेक्स्ट उन्होंने लिखे हैं। तो उनके रिकॉर्ड से भी और दूसरे भी राइटर्स थे, उस टाइम बहुत लिटरेचर का बहुत एक्सपेंशन हुआ। तो उन राइटर्स की बुक से, उनके रिकॉर्ड से हमको उस इरा के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये 4, ठीक है ना। देन नेक्स्ट देखते हैं रूलर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, है ना। गुप्ता पीरियड के रूलर्स कौन कौन है? तो ये जो गुप्ता डायनेस्टी थी, ये इन्होंने 320 से लेके 550 सीई, सीई मतलब सेम एज एडी, ठीक है ना। तो लगभग 230 सालों तक रूल किया गुप्ता रूलर्स ने, ठीक है। तो उनकी डायनेस्टी में कौन कौन रूलर्स थे, कैसे शुरू हुआ, कौन से प्रोमिनेंट रूलर्स थे, और फिर कैसे डेक्लाइन आया, वो सब हम देखेंगे। तो देखें, फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज श्रीगुप्ता, एज वी कैन सी हियर श्रीगुप्त। वो बहुत बड़े रूलर नहीं थे, बट छोटे मोटे रूलर थे। गुप्ता डायनेस्टी उन्हीं से ही शुरू हुई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट उनके योगदान वगैरह कुछ ज्यादा नहीं पता है, बट उन्होंने ही शुरू किया, ठीक है। फर्स्ट रूलर वाज श्रीगुप्त। फिर उनके सन थे घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच के बाद यहां से चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त वन से इंपॉर्टेंट रूलर्स का लाइनेज शुरू हो गया। चंद्रगुप्त वन 320 से लेके 335 सी तक इन्होंने रूल किया था। इनकी जो टाइटल था वो था महाराजाधिराज, मतलब किंग ऑफ किंग्स, है ना। मतलब इनके अंडर सब्जुगेशन में बहुत सारे लेसर किंग्स रूल करते थे, ये उनके ऊपर थे। महाराजाधिराज मतलब महाराजाओं के महाराज, ठीक है ना। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट, जैसे आप देख सकते हो, इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर्स यहाँ से शुरू हुआ, चंद्रगुप्ता वन से 320 सीई में शुरू हुआ। उसके बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन। तो इनका रूल हुआ 335 से 380 सीई तक, एंड इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। एंड ही वाज द ग्रेटेस्ट गुप्ता लीडर, ग्रेटेस्ट कॉन्करर एवर, है ना। और इनकी पॉलिसी थी क्या क्या थी? कॉन्केस्ट एंड एक्सपेंशन, लड़ो और अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करो। इसीलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। हालांकि इनका टाइम नेपोलियन से पहले का था, बट इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। देन इनके बाद आए इनके सन, समुद्रगुप्त के सन चंद्रगुप्त टू, 380 से लेके 415 सी तक इनका रूल रहा, और इनको विक्रमादित्य का टाइटल मिला था, ठीक है। विक्रमादित्य मतलब पावरफुल एज सन, ठीक है ना। और इसके बाद चंद्रगुप्त टू के जो सन थे उनका नाम था कुमारगुप्त। इन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन ले करी थी। देन कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त, इनको सेवियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। जब इनको इंडिविजुअली हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे तब देखेंगे सेवियर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है। अच्छा, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इनको लेटर गुप्तास भी बोला जाता है, क्योंकि ये बाद के लीनिएज में थे, और इनका 415 टू 550 सी तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब एक एक करके हम रूलर्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट रूलर्स देखेंगे चंद्रगुप्त वन से। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन होता है, चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त टू एंड चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अगर एग्जाम में चंद्रगुप्त वन या चंद्रगुप्त टू आता है तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द रूलर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो मौर्य एम्पायर के जो थे, ठीक है। लेट्स मूव क्विकली नाउ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट महाराजाधिराज, किंग ऑफ किंग्स, चंद्रगुप्त वन, 320 to 335 CE. Okay. He was considered as founder of Gupta Empire. इनको फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो मेन एक्सपेंशन था वो चंद्रगुप्त वन के टाइम से ही शुरू हुआ। फर्स्ट फेमस गुप्ता रूलर, यही फर्स्ट फेमस गुप्ता रूलर थे। इनके पहले के रूलर्स का वो ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। He was called Maharajadiraj, king of kings. The reason I have already told you. Married Kumar Devi, a princess of Lichavi tribe, very powerful in Northeast India. तो इनकी जो शादी हुई थी वो कुमार देवी से हुई थी, ठीक है। वो लिच्छावी ट्राइब की प्रिंसेस थी। लिच्छावी ट्राइब यहाँ नेपाल के पास
छोटा सा ट्राइब था यहाँ पे, ठीक है, नेपाल बिहार उत्तर प्रदेश के जो बॉर्डर है वहां पे आसपास, वहां पे लिच्छवी ट्राइब का एक छोटा सा राज्य था, बट वो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही पावरफुल थे। तो उनकी राजकुमारी से इन्होंने शादी कर ली, है ना। अब उनकी हेल्प से इनका छोटा सा किंगडम था पाटली, ये वाला केवल बिहार के इधर पाटलिपुत्र, ये मगध, है ना, तब छोटा सा किंगडम हुआ करता था मगध। तो इन्होंने जब लिच्छवी ट्राइब की प्रिंसेस से शादी कर ली, कुमार देवी से, तो उनकी मदद से इन्होंने अपना जो किंगडम है वो प्रयागराज तक फैला लिया। तो ये पूरा जो ब्लू कलर का है ये इनका किंगडम बन गया उसके बाद। रूल्ड फ्रॉम मगध टू प्रयाग, ठीक है, तो मगध से लेके प्रयाग तक इन्होंने रूल किया। एस्टैब्लिश्ड हिज कैपिटल एट पाटलिपुत्र, और इन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र को बनाया था। समुद्रगुप्त, नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त 335 टू 380 सी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट लॉन्गेस्ट रूल रहा इनका, और ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर। तो इनके बारे में डिटेल्स देखते हैं। हाँ, ठीक है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, इनको ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट एंड एक्सपेंशन, पॉलिसी ऑफ कॉन्केस्ट एंड एक्सपेंशन, ठीक है, इनकी पॉलिसी क्या क्या थी कि वॉर करो, युद्ध करो, और अपनी जो टेरिटरी है उसको आगे बढ़ाओ, एक्सपेंड करो। देयरफॉर कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसलिए इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रयाग प्रशस्ति। अब इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलती है, ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, प्रयाग प्रशस्ति से हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति जो पिलर है ना, वहां से हमको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन प्रशस्ति वाज रिटन बाय हरिसेन। अब इनके कोर्ट में एक पोइट थे जिनका नाम था हरिसेन, इन्होंने ये लिखा था प्रशस्ति, ये जो प्रेजेस थे, ये जो इस पिलर पे इंस्क्राइब्ड हैं, ये हरिसेन ने लिखे थे। He was a poet in the court of Samudragupta, a Sanskrit poet of his court who described him as a hero of 100 battles. तो इन्होंने इनको हीरो ऑफ 100 बैटल्स लिखा था, इन्होंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी थी और कभी हारे नहीं थे समुद्रगुप्त। He defeated 9 rulers of आर्यवर्त, तो आर्यवर्त के 9 रूलर्स, नॉर्थ इंडिया के 9 रूलर्स को उन्होंने हराया, एंड एनेक्स देयर टेरिटरीज। एनेक्स मतलब कि उनकी जो टेरिटरी थी उन पे कब्जा कर लिया और अपनी टेरिटरी में मिला लिया, वो इनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गई वो वाली टेरिटरीज। 12 रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के 12 रूलर्स के साथ लड़ाई की इन्होंने, उनको डिफीट किया। देयर टेरिटरीज वर नॉट एनेक्स्ड। अब जो साउथ के जो रूलर्स थे ना, उनकी टेरिटरीज को इन्होंने एनेक्स नहीं किया, उस पर कब्जा करके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया। दे हैड टू पे एनुअल ट्रिब्यूट्स। तो उन्होंने क्या किया कि आप रूल करो अपने किंगडम्स पे, हमें आप हमको एनुअली कुछ पे किया करेंगे, जो भी उनके बीच में तय हुआ, ठीक है, और आप रूल करिए, हम आप डायरेक्ट कंट्रोल नहीं ले रहे हैं आपके किंगडम का। किंग्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग नेपाल, असम एंड बंगाल। अब नेपाल, असम और बंगाल के किंग्स को भी इन्होंने डिफीट किया। दे अटेंडेड हिज कोर्ट एंड पेड एनुअल ट्रिब्यूट्स। वो इनका कोर्ट अटेंड करते थे और एनुअली इनको पे किया करते थे ट्रिब्यूट्स। Forced foreign rulers such as Kushanas, the Sri Lankan king, and kings of Far East to submit to him. तो not only kings of India, but बाहर के kings को भी इन्होंने defeat किया, है ना, और उनको उन्होंने submit किया to him. He was poet and musician too. अब ये खुद भी एक poet और musician थे, खुद भी poetry लिखा करते, music का बड़ा शौक था इनको. In one of his coins, he is shown playing veena. तो ये हमको कैसे पता चलता है? अगेन कॉइन्स, है ना, इनके टाइम का एक कॉइन है जिसमें किंग जो है वो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, तो वहां से पता चलता है कि इनको वीणा बजाने का शौक था, है ना। ये देखो यहाँ पे इस कॉइन में एक किंग है जो कि बैठा हुआ है और वो वीणा बजा रहा है, ठीक है, वहां से पता चलता है कि he must have been a musician too. He performed अश्वमेध sacrifice, तो अश्वमेध sacrifice भी इन्होंने परफॉर्म किया। He followed Hinduism but supported other religions too, है ना, तो ये हिंदुइज्म फॉलो करते थे और ये वैष्णव थे, विष्णु जी की पूजा किया करते थे ये किंग्स गुप्तास, लेकिन दूसरे रिलीजन्स को भी ये लोग रेस्पेक्ट करते थे और सपोर्ट करते थे। He granted permission to build Buddhist monastery in Gaya to the king of Ceylon, मेघवर्मन, ठीक है। तो
सिलोन के किंग थे मेघवर्मन, उनको इन्होंने परमिशन दी कि आप गया में मोनेस्ट्री बना सकते हो। ठीक है, तो एक तरीके से सपोर्ट हुआ बुद्धिज्म को, इस तरीके से वो दूसरे रिलीजन्स को भी सपोर्ट किया करते थे। नाउ नेक्स्ट इज विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त टू, 380 to 415 CE। ठीक है, तो पावरफुल है सन, बहुत ही पावरफुल इनको माना जाता है, और इनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर अपने पीक पे था। ठीक है, देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एट मेहरौली, दिल्ली। तो दिल्ली में एक जगह है मेहरौली जहाँ पे कुतुब मीनार है, उसी कैंपस में एक आयरन पिलर भी है ना। ये देखो यहाँ पे यू कैन सी, ये वाला जो आयरन पिलर है, यहां से इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं वहां से हमको विक्रमादित्य के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इन हिज टाइम द गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स पीक, वो पीक था उनके टाइम में। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हो गया। He was given the title Sakari, that means destroyer of Sakas। तो एक ग्रुप हुआ करता था रूलर्स का साकाज करके। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही बारबेरिक टाइप के थे, इन्होंने इनको भी हरा दिया, है ना। विक्रमादित्य ने साकास को भी डिफीट किया। He defeated साकास या साइथियंस and gained control over the ports of ब्रोच या बैरूच, कैम्बे एंड सपोर। ठीक है, तो ये जो आप लाइट ब्लू वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये साकास का पार्ट था, साकास की टेरिटरी थी। इन्होंने साकास को हरा करके इस टेरिटरी पे भी कंट्रोल गेन कर लिया, और इससे क्या हुआ कि यहाँ गुजरात के जो पोर्ट्स थे, यहाँ पे 3 मेजर पोर्ट, पेरूच, कैम्बे एंड सोपार, इनका कंट्रोल इनको मिल गया। कंट्रोल मिलने से क्या हुआ कि इधर वेस्ट के जितने भी कंट्रीज थे, स्पेशली रोम, वहां से ट्रेड बहुत अच्छा हो गया बाय द सी रूट, है ना। ये सारे सी रूट्स पे इनका कंट्रोल हो गया, तो ट्रेड बहुत अच्छा हो गया, और ट्रेड की वजह से इकोनॉमी बहुत बूस्ट हुई। He defeated Sakas, Scythians and gained control over the ports of Bharuch, Cambay and Sopar. Trade with western countries flourished through these ports. This made Gupta Empire even richer. He married his daughter to the Vakataka king who ruled over Deccan. तो यहाँ वाकाताका का एरिया था डेक्कन में, इन्होंने अपनी डॉटर की शादी वाकाताका किंग्स के साथ कर दी, और यहाँ के एरिया को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। He made उज्जैन his कल्चरल कैपिटल। अब यहाँ पे उज्जैन है एमपी में, आपको पता है। ठीक है, तो उज्जैन को इन्होंने फिर अपना कल्चरल कैपिटल बना लिया, जबकि पॉलिटिकल कैपिटल पाटलिपुत्र ही था। ठीक है, ही सपोर्टेड आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को ये भी सपोर्ट करते थे। ही हैड नवरत्नास, तो इन्होंने एक नई प्रथा शुरू कर दी अपने कोर्ट में, इन्होंने नवरत्नास को स्थान दिया। नवरत्नास कौन थे? अपने अपने फील्ड के जो जेम्स थे, जो बेस्ट थे अपने फील्ड्स के। 9 gems in his court, the most intelligent scholars of that time। ठीक है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्कॉलर्स थे उस टाइम के, उनको ये उन्होंने अपने कोर्ट में स्थान दिया, और उनको नवरत्नास कहा गया। कालिदासा वाज वन ऑफ देम, तो कालिदास उनमें से ही एक थे। फायान, अ चाइनीज पिलग्रिम हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम इन सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो फायान भी चंद्रगुप्त टू के टाइम ही इंडिया आए थे। ठीक है, तो अब देखो, ये जो डार्क ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, ये है चंद्रगुप्त वन का पार्ट। उन्होंने अपने किंगडम को कहां से कहां तक एक्सपेंड किया, ये उनका पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो थोड़ा वायलेट टाइप का पार्ट देख रहे हो, ये पूरा समुद्रगुप्त ने किया था एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा पार्ट है ना। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। उसके बाद ये साकाज वाला जो बहुत चैलेंजिंग था, है ना, और ये पोर्ट्स पे जो कंट्रोल आया, ये विक्रमादित्य के टाइम, है ना, और बहुत ही रिच हो गया गुप्ता एम्पायर विक्रमादित्य के टाइम, क्योंकि पोर्ट्स का डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया, और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड बहुत अच्छा हो गया। तो लाइट ब्लू वाला पार्ट फिर विक्रमादित्य ने इसको डायरेक्ट कंट्रोल में ले लिया। तो आप देखो, ये इतना सारा, ये पूरा पार्ट गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट नवरत्नास। तो नवरत्नास
चंद्रगुप्त टू के कोर्ट के जो नवरत्नास थे उनको देखो, धनवंतरी ये मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, विट्ठल भट्ट ये एक मैजिशियन थे, घटाकरपरा द ऑथर ऑफ घटाकरपरा काव्य, expert in sculpture and architecture. Vahar Meera, an astrologer and astronomer. Vararuchi, a poet and grammarian. Kalidasa, a renowned classical Sanskrit writer. Shanku, an architect. Amar Singh, the author of Amar Kosh, a thesaurus of Sanskrit. Then Shapanka, a Jain monk, author of द्वत्री शातिकास. ठीक है, तो ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद करना चाहिए कि कौन कौन थे. ठीक है ना. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है, तो कुमार गुप्त लेटर, अब पढ़ रहे हैं हम लोग लेटर गुप्तास. कुमार गुप्त कंटिन्यूड द लेगेसी ऑफ हिज फादर. तो ये चंद्रगुप्त टू के सन थे और इन्होंने अपने फादर की जो लेगेसी थी उसको कंटिन्यू किया. लेड द फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. अब नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम तो सबने सुना है. ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड रिनाउंड, बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रीन हिज एम्पायर वाज थ्रेटन्ड बाय इन्वेजन्स ऑफ हुनास या हूण. ठीक है, तो जब उनका एम्पायर खत्म होने, मतलब उनका रूल खत्म होते होते उनको हूण हूण जो थी एक बहुत ही बारबरिक ट्राइब थी और ये अफगानिस्तान के आसपास से बिलोंग करती थी. और ये क्या करते थे कि कंट्रीज पे अटैक करते थे फॉर देयर वेल्थ, है ना, लुटेरे टाइप के और बारबेरिक थे बहुत. तो वहां से इन्वेजन होने लगे थे क्योंकि वेल्थ बहुत थी इंडिया में. द गोल्डन एज कंटिन्यूड ड्यूरिंग हिज एज. और इनकी एज में भी गोल्डन जो ये था वो गोल्डन एज कंटिन्यू रही इनके टाइम में भी. ठीक है, नेक्स्ट इज स्कंदगुप्त. कुमार गुप्त के साथ स्कंदगुप्त, जिनको हमने बोला था फर्स्ट स्लाइड में सेवियर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है. सेवियर ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है वो हम देखते हैं. करेजियस सन ऑफ कुमार गुप्त, बहुत ही करेजियस थे, वीर थे, ब्रेव थे. हिज इंफॉर्मेशन इज obtained फ्रॉम भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन एंड जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन. ठीक है, तो भीतरी पिलर और जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन से इनकी हमको ये मिलती है इंफॉर्मेशन. He fought many battles against Hunas and defeated them every time. तो हुनास को, हूणों को, जो बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर अटैक करे थे और वहां से वेल्थ उन्होंने चुराई थी और बहुत ही बारबेरिक थे, उनको बहुत बार इन्होंने डिफीट किया. एंड ही कैप्ट देम एट अ बे, है ना. तो इंडिया को उनसे सुरक्षित रखा इन्होंने, इसीलिए इनको सेवियर ऑफ इंडिया बोला जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. डिवीजन ऑफ गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. ठीक है, डिवीजन कैसा था उनके जो एम्पायर था उसका. एडमिनिस्ट्रेशन कितने लेवल्स पे था. 4 लेवल्स पे एडमिनिस्ट्रेशन था. ठीक है, एम्पायर जो एक पूरा था, जो मैंने अभी मैप में आपको शो किया था, उसको एम्पायर बोलते थे लोग, राज्य, कि ये गुप्ताओं का राज्य है. ठीक है, उसका जो हेड होता था वो किंग होता था, सम्राट. ठीक है, एम्परर. फिर एम्पायर जो था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, छोटे छोटे प्रोविंसेस थे. जैसे आज की स्टेट्स है ना, इंडिया है पूरा, उसके अंदर फिर स्टेट्स है, एक कंट्री है, उस कंट्री को मान लो एम्पायर, है ना. एक राजा के अंदर के अंडर जो राज्य है, एम्पायर, एम्परर के अंडर जो राज्य है उसको एम्पायर बोलेंगे, है ना. फिर उनको छोटे छोटे प्रोविंसेस में, जैसे आज के टाइम में स्टेट्स हैं या भुक्तीस, उनको उसमें डिवाइड किया हुआ था, है ना. इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता था, इनको गवर्न कौन करता था, ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स, कुमार मात्यास बोलते थे उनको. ऑफिशियल का ग्रुप बना देते थे कुमार मात्यास, वो प्रोविंसेस को गवर्न करते थे. देन प्रोविंसेस वर अगेन डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे विषयास. विषयास को विषयपतिस गवर्न करते थे, डिस्ट्रिक्ट हेड्स. देन अगेन डिस्ट्रिक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू विलेजेस, ग्राम, आज भी ग्राम ही बोलते हैं. ठीक है, उनके जो हेड होते थे वो होते थे ग्रामपति, विलेज हेड में. ठीक है, तो ये 4 लेवल्स पे इनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था. देन गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था और मौर्यास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था,
उसमें क्या डिफरेंस था। ये दो मेजर एम्पायर्स हैं हमारे सिलेबस के, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, दोनों अपने अपने टाइम पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। तो फर्स्ट इज गुप्ता रूलर्स हैड स्मॉलर एरियाज अंडर देयर कंट्रोल एंड दे वर डिपेंडेंट ऑन फ्यूडल चीफ्स। तो गुप्ता रूलर्स में क्या था, मैंने आपको बताया था कि इन्होंने साउथ में और ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में डिफीट तो किया था किंग्स को, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया वो वाला पार्ट, वो वाले किंगडम्स डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिए, ठीक है। तो उससे इनको फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि बहुत ज्यादा कंट्रोल इनको, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट इनको नहीं करना पड़ता था, ये तो पैसा ले लेते थे वहां से, ठीक है। लेकिन नुकसान भी हुआ। नुकसान ये हुआ कि बाद में जाके जब ये लोग वीक हो गए, तो वो जो रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, बोले हम नहीं है किसी के अंडर, हम अपना इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वो एम्पायर वीकन हो गया। तो ये फ्यूडल चीफ्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, इन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिए थे बहुत सारे पार्ट्स। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट कंट्रोल में लिया था, जितना भी उन्होंने जीता वो डायरेक्ट कंट्रोल में था एक किंग के अंडर, ठीक है। द गुप्ता रूलर्स गेव ग्रेटर फ्रीडम टू देयर गवर्नर्स एंड टेक डिसीजन। गुप्ता पीरियड में अपने गवर्नर्स को ज्यादा फ्रीडम देते थे डिसीजंस लेने की। मॉडर्न रूलर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे और अपने गवर्नर्स वगैरह को बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं देते थे, ठीक है। जो मेन डिसीजन थे वो किंग एंड रॉयल फैमिली एंड उनके जो काउंसिल्स थे वही लेते थे। ऑफिसर्स वर गिवन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड एज दे वर नॉट गिवन सैलरीज। तो ऑफिसर्स को ये बोला गया था कि आप डायरेक्टली जो लैंड रेवेन्यू आप कलेक्ट करेंगे उसमें से आप रख लीजिए, उनको अलग से सैलरी नहीं दी जाती थी। और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती थी, दे वर नॉट गिवन द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली। गुप्ता लॉज वर सिंपल एंड लीनियंट पनिशमेंट्स वर गिवन। अब गुप्ताज में क्या था कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे पनिशमेंट्स के मामले में। कैपिटल पनिशमेंट मींस डेथ पेनल्टी तो थी ही नहीं उनके टाइम में, किसी को नहीं देते थे। मॉडर्न लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और सीवियर पनिशमेंट्स देते थे। अब इसका एक कारण ये भी था कि जो मौर्य रूलर्स थे देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ठीक है। क्योंकि वहां पे उतना टॉलरेंस नहीं होता है चीजों को लेकर के, सिन माना जाता है, आपने चोरी की, आपने झूठ बोला, उनको भी सिन माना जाता है। लेकिन गुप्ता रूलर्स बिकॉज दे वर हिंदूज, दे फॉलोड हिंदुइज्म, ठीक है। तो ये लोग थोड़े लीनियंट थे पनिशमेंट्स को लेकर के। तो ये चार डिफरेंसेस है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ ऑफ द पीपल एंड अचीवमेंट्स। तब के लोगों की लाइफ कैसी होती थी और अचीवमेंट्स क्या क्या थे। तो सोसाइटी कैसी थी उस टाइम की। क्राइम वाज रेयर, क्राइम बहुत ही रेयर था गुप्ता पीरियड में। पीपल डिड नॉट लॉक देयर हाउसेस। तो ये हमें फाहियान के रिकॉर्ड से हमको एक बात पता चलती है कि क्राइम बहुत कम था इंडियन सोसाइटी में, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे, और लोग इतना अच्छा था कि लोग अपने घरों में ताला भी नहीं लगाते थे, दे वर सो सिक्योर्ड, है ना। तो इसीलिए गोल्डन एज। पीपल फॉलोड रूल एंड वर ऑनेस्ट। लोग रूल्स को फॉलो करते थे और ऑनेस्ट थे। कास्ट सिस्टम वाज रिजिड, बिसाइड्स फोर मेन कास्ट मेनी सब कास्ट हैड इमर्ज। तो यहाँ पे बिकॉज हिंदुइज्म को वो फॉलो करते थे तो कास्ट सिस्टम था और बहुत रिजिड था। और चार मेन कास्ट हमें पता है, ब्राह्मण्स, वैष्णव्स, फिर क्षत्रिय और शूद्र। चार जो थी, उनके अलावा भी बहुत सारी सब कास्ट इमर्ज होके आ गई थी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी थी यहाँ पे। शूद्रास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनको आउटकास्ट माना जाता था, अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था। द पोजिशन ऑफ विमेन डिटीरियोरेटेड, विमेन की जो पोजिशन थी वो उतनी अच्छी नहीं रह गई थी, ठीक है। उनको पब्लिक फंक्शंस वगैरह में उतना पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता था। चाइल्ड मैरिजेस एंड सती प्रथा वर कॉमन। तो चाइल्ड मैरिजेस और सती प्रथा ये कॉमन थे उस टाइम की सोसाइटी में। देन रिलीजियस लाइफ, रिलीजियस वहां पे क्या क्या था। गुप्तास वर वैष्णव एंड वर्शिप्ड गॉड विष्णु। तो वैष्णवा थे वो, फॉलोअर्स ऑफ डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विष्णु। गिव डोनेशंस फॉर टेम्पल्स एंड परफॉर्म यज्ञस। तो वो टेम्पल्स वगैरह बनवाते रहते थे, दूसरे लोग भी बनवा रहे तो उसमें डोनेशंस दे दिया करते थे और यज्ञस वगैरह परफॉर्म किया करते थे। भक्ति वाज गिवन इंपॉर्टेंस, भक्ति की बहुत इंपॉर्टेंस थी। और भक्ति सबको अलाउड था, चाहे वो शूद्र हो चाहे वो विमेन हो, ठीक है, कोई भी। तो
वहां पे भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंस था, सब लोग फॉलो करते थे इस चीज को, प्रैक्टिस करते थे भक्ति को। पीपल शोड डिवोशन टुवर्ड्स विष्णु, शिवा एंड गॉडेस दुर्गा। तो ये तीन जो अपनी डीटीज हैं, इनके फॉलोअर्स थे इन लार्ज नंबर्स। एवरीवन इंक्लूडिंग विमेन एंड शूद्रास वर अलाउड टू प्रैक्टिस भक्ति। दिस पीरियड सॉ डिक्लाइन इन पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो मौर्य एम्पायर में वो राइज पे थे, है ना, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, लेकिन गुप्ता पीरियड में डिक्लाइन पे थे, पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही थी। दिस पीरियड सॉ डिक्लाइन, ठीक है, ये हो गया। क्रिश्चियनिटी हैड आल्सो अराइव्ड बट इट वाज कन्फाइंड टू मलबार रीजन। क्रिश्चियनिटी भी आ चुकी थी, दस्तक दे दिया था उसने इंडियन स्टेज पे, लेकिन लिमिटेड थी, कुछ मलाबार रीजन तक ही। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट इज एजुकेशन। उस टाइम में एजुकेशन क्या था, ठीक है, पहले ही बताया हुआ है मैंने आपको, एजुकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस था गुप्ता रूलर्स के लिए, और वो लिटरेचर, आर्ट, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, म्यूजिक, सबको बहुत एनकरेज करते थे। एजुकेशन फ्लरिश्ड, एजुकेशन हर फील्ड में फ्लरिश कर रही थी उनके टाइम में। कुमार गुप्ता लेड फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी विच लेटर बिकेम वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन रखी किसने? कुमार गुप्ता ने। ये देखो, ये नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर का है और ये बाहर का। अब तो रुइंस बचे हैं, ठीक है ना। ये अंदर का एआई जनरेटेड है, इस तरीके का रहा होगा, क्योंकि बाद में तो जो इन्वेडर्स से उन्होंने तोड़ दिया उसको। तो ये एआई जनरेटेड है कि इस तरह की होगी उस टाइम में नालंदा यूनिवर्सिटी। वहां पे ये बताया जाता है कि सारे वर्ल्ड से स्कॉलर्स आते थे, रहते थे, पढ़ते थे। बहुत ही बड़ी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, एंड इट बिकेम वर्ल्ड्स बिगेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ग्रेजुअली। जुआनजेंग, अ चाइनीज ट्रेवलर, स्टेड हियर। तो एक चाइनीज ट्रेवलर था जुआनजेंग, वो यहाँ पे रहे थे। अदर इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज वर तक्षशिला, वल्लभी एंड उज्जैनी। तो गुप्ता टाइम में जो दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थी वो तीन और थी, तक्षशिला, वल्लभी एंड उज्जैनी, बट द बिगेस्ट वाज नालंदा। इकोनॉमी, वहां की उस टाइम की इकोनॉमी कैसी थी? तो दो चीजें थी, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, जहां से रेवेन्यू मिलता था। एग्रीकल्चर वॉज बाउंटीफुल, बहुत ही अच्छा एग्रीकल्चर होता था, क्योंकि इंडिया की लैंड बहुत फर्टाइल है, इंडिया में बहुत सारी रिवर्स हैं, और इंडिया की क्लाइमेट बहुत सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। नर्मदा, गंगा एंड कावेरी वर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो हमारी जो रिवर्स हैं, ये सोर्सेज ऑफ इरिगेशन थी, खास करके नर्मदा, गंगा एंड कावेरी गुप्ता एम्पायर के अंदर जो आती थी, है ना, इनकी टेरिटरी के अंदर अंडर जो रिवर्स आती थी। तो तीन रिवर्स सोर्सेज ऑफ इरिगेशन थी, नर्मदा, गंगा एंड कावेरी। क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, बार्ले एंड लेंटिल्स वर ग्रोन। तो इस तरह की क्रॉप्स ग्रो की जाती थी। स्पाइसेस वर ग्रोन इन साउथ, और साउथ इंडिया में स्पाइसेस ग्रो किए जाते थे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया अलाउड फार्मर्स टू हार्वेस्ट टू क्रॉप्स इन अ ईयर। तो एक साल में टू क्रॉप्स फार्मर्स हार्वेस्ट किया करते थे। हमको पता है, खरीफ एंड राबी, ठीक है, आज भी होता है। एंड ट्रेड, टेक्सटाइल एंड माइनिंग वर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज। तो टेक्सटाइल और माइनिंग ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी। मेटलर्जी उस टाइम आ चुका था, ओर से किस तरीके से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो लोग जानते थे। गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते थे, सिल्वर को, आयरन को, ठीक है। इंडिया हैड गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर इन अबंडेंस। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर अबंडेंस में था। मेटलर्जी वाज अनदर ऑक्यूपेशन। तो मेटलर्जी था, और वहां पे एम्प्लॉयज चाहिए होते थे, तो वो एक बड़ा ऑक्यूपेशन था। ट्रेड रिलेशंस विद रोमन एम्पायर इन वेस्ट वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर। तो रोमन्स को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, और वहां से भी हमको वेल्थ मिलती थी। ट्रेड वाज नॉट कन्फाइंड टू सी अलोन, सी से ही केवल ट्रेड नहीं होता था। लार्ज लैंड मास अलाउड डोमेस्टिक ट्रेड टू फ्लरिश। रिवर्स एंड कैनाल्स प्रोवाइडेड हाईवेज फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो नदियों से भी होता था, जो विद इन द कंट्री होता था, विद इन द किंगडम, ठीक है, वो नदियों के थ्रू भी होता था। Many cities like Prayag, Banaras and Mathura, Patliputra, Ayodhya flourish with bustling trade and prosperity. तो ये वाले जो थे वो सेंटर्स ऑफ, एपिसेंटर्स ऑफ प्रोस्पेरिटी थे, ये वाले जो सिटीज थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिवर्स, यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये देख सकते हो आप यहाँ पे दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर वी कैन सी द प्रोस्पेरिटी ऑफ दैट टाइम।
ठीक है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड वाज प्रॉस्पेरस, अभी हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था कि ट्रेड बहुत अच्छा था। एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ट्रेड, तो एक्सटर्नल भी विद अदर कंट्रीज एंड विद इन द टेरिटरी ऑल्सो, ट्रेड हैड इंक्रीज विच लेड टू राइज ऑफ मेनी न्यू सिटीज, और इसकी वजह से बहुत सारे न्यू सिटीज भी बनने लगे। ताम्रलिप्ति वाज द चीफ पोर्ट इन ईस्ट, ईस्ट में, ईस्ट का जो चीफ पोर्ट था वो था ताम्रलिप्ति। और वेस्ट में कौन से थे, जो गुजरात में एक्वायर की थी विक्रमादित्य टू ने, गुजरात के जो पोर्ट थे भरूच, सोपार एंड कैमरे। ठीक है, तो इनसे इंटरनेशनल ट्रेड होता था। स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड, इंडिगो, हर्ब्स एंड एवरी वर सम ऑफ द आइटम्स दैट वर एक्सपोर्टेड। द कंस्ट्रक्शन ऑफ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, अब इन्होंने रोड्स भी बनवाई हुई थी, है ना, हेल्प द इंटरनल ट्रेड, जो इंटरनल ट्रेड थे विद इन प्रोविंसेस, विद इन द किंगडम, विद इन द एम्पायर, आपस में भी तो होता है ना, कहीं पे क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था, तो साउथ से मसाले जा रहे हैं नॉर्थ में, या गोल्ड जा रहा है क्योंकि साउथ में ही थी गोल्ड माइंस। तो ट्रेड रिलेशंस आल्सो प्रमोटेड कल्चरल एक्सचेंजेस, तो कल्चरल एक्सचेंजेस भी हुआ करते थे ट्रेड के, क्योंकि जब लोग आते जाते हैं तो कल्चरल एक्सचेंजेस भी होते हैं, एक दूसरे का कल्चर देखते हैं, बुक्स देखते हैं, लिटरेचर एक्सचेंज होता है, शादियां होती हैं, है ना, तो कल्चरल एक्सचेंज भी होता था। ऑक्यूपेशंस क्या थी उस टाइम की, मेन ऑक्यूपेशंस एग्रीकल्चर, माइनिंग हमने बताया था, मेटलर्जी हमने बताया था, है ना, वीविंग, carpentry, metallurgy and pottery were the main occupations during this time. Frequent invasions from Huns या Hunas led to the decline of trade. अब क्या हुआ कि हुनों को स्कंदगुप्त तो हरा देते थे, है ना, लेकिन क्या हुआ, ये बहुत दूसरे कंट्रीज पे भी अटैक करते रहते थे, जैसे रोम पे। अब रोम चीफ परचेजर था हमारी चीजों का, रोम पे अटैक किया, वहां की इकोनॉमी इन्होंने बर्बाद कर दी, है ना, अब कौन खरीदेगा हमसे सामान। तो बाकी इस चीज ने हमको इन्फ्लुएंस किया, है ना, तो ट्रेड डिक्लाइन हो गया हुनों के अटैक्स की वजह से, और हम पे भी अटैक कर रहे थे, हमारे जो परचेजर्स थे, जो बायर्स थे, उन पे तो कर ही रहे थे, हम पे भी कर रहे थे। तो एक तरफ वॉर्स का खर्चा, ऊपर से ट्रेड कम हो जाना, है ना, तो दोनों तरीके से ये हुआ कि डिक्लाइन हुआ ट्रेड। नेक्स्ट इज लिटरेचर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लिटरेचर, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लिटरेचर उस टाइम बहुत फ्लरिश किया। संस्कृत वाज द कोर्ट लैंग्वेज, उस टाइम की जो कोर्ट लैंग्वेज थी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत। संस्कृत वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सम ऑफ द फाइनेस्ट बुक्स वर रिटन इन संस्कृत ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम की जो फाइनेस्ट बुक्स थी वो संस्कृत में ही है ना। अब इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई लिटरेचर को देखते हुए इस पीरियड में, कालिदास रोट अभिज्ञानम शाकुंतलम, इट वाज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्क्स। तो ड्रामेटिस्ट थे, पोइट थे, इन्होंने ये लिखा था अभिज्ञानम शाकुंतलम, ठीक है, बहुत ही फेमस है इनका। देन पंडित विष्णु शर्मा रोट पंचतंत्र। शूद्रका रोट मृछा कार्तिका। विशाखादत्ता ऑथर देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षस। पनिनी रोट अष्टाध्यायी अ संस्कृत ग्रामर बुक। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रचनाएं हैं उस टाइम के जो लिटरेचर की पर्सनैलिटीज हुआ करती थी उनकी। गुप्ता पीरियड सॉ रिमार्केबल ग्रोथ इन रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो, इसके अलावा रिलीजियस टेक्स्ट भी बहुत लिखे गए। भगवत गीता वाज कंपाइल्ड एंड पुराणास वर गिवन फाइनल टच, इसी पीरियड में भगवत गीता को और पुराणों को फाइनल टच दिया गया था। टू एपिक्स, जो हिंदू धर्म के दो एपिक्स है, रामायण एंड महाभारत, they were also given final shape in this period only. ठीक है, it was about literature. Then science made progress during this period. साइंस ने बहुत प्रोग्रेस की गुप्तास के पीरियड में। आर्यभट्ट, ठीक है, ये देखो आर्यभट्ट फोटो में आप देख सकते हो। आर्यभट्ट वाज मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट। तो मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड, ग्रेटेस्ट, उनका नाम आज भी इनके नाम से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह हैं। तो मैथमेटिशियन भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और साइंटिस्ट भी थे।
ही गेव कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन्होंने दिया था। आर्यभट्टा रोट आर्यभट्टम डे एंड, ठीक है, और आर्यभट्टम में क्या क्या मेंशन किया गया है? डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो आर्यभट्टा ने ही ये बताया था कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और उसी के कारण से डे और नाइट अकर होते हैं। ठीक है। पोजीशन ऑफ 9 प्लैनेट्स की पोजीशन भी उन्होंने बता दी थी। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि सन जो है वो स्टैटिक है और 9 प्लैनेट्स उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस। सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी आर्यभट्टा ने उसी टाइम में दे दी थी। ठीक है। तो ही वाज ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट ऑफ द पीरियड। देन वराहमिहिर wrote पंच सिद्धांतिका, डेवलप्ड सब डिविजन्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के सब डिविजन्स बनाए थे, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप्स। ठीक है, वो जो भविष्यवाणियां होती हैं, है ना, वो सब इन्होंने बनाया था। एस्ट्रोलॉजी जो प्रेडिक्शंस किए जाते हैं प्लैनेट्स के बेस पे या हॉरोस्कोप्स के बेस पे। ठीक है। देन धन्वंतरी मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। ग्रेटेस्ट फिजिशियन आयुर्वेदा इन्होंने दिया उस टाइम में, आयुर्वेदा। वेगभट्टा एंड बालभट्ट फिजिशियंस, ये भी फिजिशियन थे एंड दे रोट ट्रीटिसेस ऑन मेडिसिन। इन्होंने भी मेडिसिन के ऊपर काफी ग्रंथ लिखे। ट्रीटिसेस मींस ग्रंथ। देन नेक्स्ट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी एक बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे। ठीक है, अच्छा खासा डिटेल्ड मेटलर्जी उस टाइम आ चुकी थी। द आयरन पिलर एट मेहरौली, हमने बताया था ना कि जो चंद्रगुप्त टू हैं उनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मेहरौली में जो ये पिलर है वहां से, इसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस हैं। द आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली इज अबाउट 7.2 मीटर्स इन हाइट। 7.2 मीटर्स हाइट में है ये एंड वेज ओवर 6 टन्स। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरन वर्क स्किल्स ऑफ एंशियंट इंडियंस। ठीक है, तो यहाँ से ये एक हॉलमार्क है इंडिया के जो स्किल्स थे मेटलर्जी में उस टाइम के। इट वाज मेड मोर देन 1500 ईयर्स अगो। तो 1500 साल पहले इसको बनाया गया था, और ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं था, इसको कहीं और से यहाँ पे लाया गया। लेकिन 1500 साल में एक विशेषता है कि ये खुले आसमान के नीचे है, बारिश भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस पे कभी जंग नहीं लगता है, रस्ट नहीं होता है ये। दिस पिलर इज अ वंडर इन इटसेल्फ। तो इसको वंडर ऑफ मेटलर्जी भी बोला जाता है। Not trusted till date, even modern day technicians wonder about techniques used to make it। ठीक है, तो मॉडर्न डे टेक्नीशियंस भी सोचते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया था, जो ये रस्ट नहीं होता है, जबकि इसके ऊपर कोई पेंट कुछ भी नहीं है। मूविंग अहेड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था उस टाइम का? तो गुप्ता रूलर्स बिल्ट मेनी टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए थे। दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ एंड ब्रिक टेम्पल एट भीतरगांव कानपुर, ये मेन टेम्पल्स हैं। ये है दशावतार टेम्पल, और कानपुर में भीतरगांव में एक टेम्पल है। दो मेन टेम्पल्स हैं। सीटेड बुद्धा एंड स्टैंडिंग बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। सारनाथ में जो सीटेड बुद्धा और स्टैंडिंग बुद्धा की जो स्टैचूज है वो उसी टाइम की हैं। फिर केव पेंटिंग्स आप देख रहे हो यहाँ पे, कितना सुंदर काम है ना, बिल्कुल रिफाइंड। ऐसा लगता है जैसे आज भी की जो पेंटिंग्स हैं उससे किसी भी तरीके से कम नहीं है ना, बहुत ही अच्छी, डिटेल्ड, फाइन, ब्यूटीफुल, रिफाइंड। केव पेंटिंग्स अजंता टेम्पल महाराष्ट्र। तो अजंता टेम्पल महाराष्ट्र में जो केव्स है वहां पे जो भी पेंटिंग्स है वो इसी टाइम की हैं। मथुरा, बनारस एंड पाटलिपुत्र वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ आर्ट। ठीक है। अब हूण, हूण कौन थे? पहले ही 2 बार जिक्र आ चुका है हूणों का, है ना, और इनकी वजह से कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया था गुप्ता एम्पायर में। ये नोमैडिक नोमैडिक ट्राइब थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब थे ये। ठीक है ना, एक जगह टिकते नहीं थे, इधर से उधर जाते रहते थे कंट्रीज पे, हमला करके वहां की वेल्थ, लुटेरे टाइप के थे। दीज वर अ बारबेरिक ट्राइब, बहुत ही बारबेरिक क्रूअल टाइप की ट्राइब थी, विच कॉन्टिन्यूसली अटैक वेरियस कंट्रीज, और ये बहुत सारे कंट्रीज को अटैक करते रहते थे। उनका एक ही पर्पस था, वेल्थ। दे वर डिफीटेड सेवरल टाइम्स बाय स्कंदगुप्त।
दे इन्वेडेड इंडिया टू एक्वायर वेल्थ, एक ही पर्पस था, ठीक है। एट लास्ट दे टुक पंजाब एंड कश्मीर फ्रॉम गुप्ताज, उसके बाद गुप्ता से इन्होंने पंजाब और कश्मीर तो ले लिया किसी तरीके से, एंड बिकेम रूलर्स ऑफ दैट एरिया। दे रूल अबाउट 100 years, 100 साल तक करीब इन्होंने उस एरिया को रूल किया। Many of them settled permanently in India and became an integral part of the Indian society, ठीक है। उसके बाद वहीं पे सेटल हो गए कुछ लोग और इंडिया की सोसाइटी के इंटीग्रल पार्ट हो गए, जैसे और भी बहुत सारे हैं, पारसीज वगैरह हैं, ठीक है, जो आए थे और फिर सेटल हो गए। पारसीज तो अटैकर्स नहीं थे, वो तो रिफ्यूजीज थे, ठीक है, लेकिन इनमें से भी बहुत सारे लोग सेटल हो गए और दे आर टुडे एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। डिक्लाइन कैसे आया गुप्तास का? तो डिसेंशन विद इन द रॉयल फैमिली, तो रॉयल फैमिली के अंदर फ्यूड्स पैदा हो गए, डिसएग्रीमेंट्स पैदा हो गए, है ना, और उसकी वजह से डिक्लाइन एक रीजन वो था। वीक सक्सेसर्स ऑफ स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के बाद जो भी रूलर्स आए थे वो वीक थे, वो उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, उतने करेजियस नहीं थे जितने कि उनके एंसेस्टर्स थे। फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स बाय हुनर्स एंड वाकाताकास ऑफ डेक्कन, तो बहुत सारे इन्वेजन्स को झेलता रहा गुप्ता एम्पायर उस टाइम। जो मेन थे हूण और वाकाताका डेक्कन में जो थे। एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर डिफेंस, बॉर्डर डिफेंस बहुत कमजोर था इनका। A new system of governance called feudalism that divided the power of king. The feudatories and hereditary governors took opportunity to declare local independence. तो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी कि डिफीट तो किया बहुत सारे किंगडम्स को, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप रूल करो और हमको आप पैसा देते रहो एनुअली, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जब वीक होने लगा एम्पायर, तो इनको लगा कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम बोल देते कि हम नहीं मानते आपका रूल और हम खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं और पैसा वैसा भी देना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कारण था। तो ये 1 2 3 4 5 कारण है, ठीक है। नेक्स्ट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब गुप्ता पीरियड तो चला गया, डिक्लाइन हो गया गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद क्या हुआ, है ना। तो उसके बाद 3 मेजर लोग थे या डायनेस्टीज थी जो इमर्ज हुई इंडिया के स्टेज पर। द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन was most powerful in north. नॉर्थ में हर्षवर्धन एक राजा थे, वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। पल्लवास वर स्ट्रॉन्ग एज इन साउथ, साउथ में पल्लवास थे, और चालुक्यास वर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेक्कन। थोड़ा डिटेल देखेंगे। हर्षवर्धन केम अप इन 7th century, 7th century में इन्होंने रूल किया। पॉपुलरली कॉल्ड हर्ष, इनको पॉपुलरली हर्ष बोला जाता था। बाणभट्टा रोट हिज बायोग्राफी हर्ष चरित्र, तो एक बाणभट्टा ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी हर्ष चरित्र। जुआनजैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से मिलती है? कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। पॉलिसी सिमिलर टू गुप्तास, गुप्तास की तरह इनकी पॉलिसीज थी, कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी टाइप का था। ही वाज अ शेवाइट, शेवाइट मींस द डिवोटी ऑफ शिवा, but became a Buddhist in later years of his life. He respected all faiths and helped them flourish. सारे faiths की वो रेस्पेक्ट करते थे और उनको फ्लरिश करने में हेल्प करते थे। आफ्टर हिज डेथ हिज एम्पायर स्प्लिट इनटू स्मॉल किंगडम्स, और जब उनकी डेथ होगी तो उनकी जो एम्पायर था वो स्मॉल किंगडम्स में स्प्लिट हो गया, दैट फॉट विद ईच अदर, और वो आपस में ही लड़ने लगे। द किंगडम्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग, और जब वो आपस में लड़ रहे हैं तो इस कारण से जो डेक्कन का जो एम्पायर था और साउथ इंडिया का, पल्लवास का और चालुक्यास का, वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड ओवर डेक्कन, तो इन्होंने डेक्कन का जो एरिया है उस पर रूल किया फ्रॉम 6th to 8th century। कैपिटल थी इनकी वातापी, बादामी, जो प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। मोस्ट फेमस चालुक्य रूलर पुलकेशन टू, हु डिफीटेड हर्षवर्धन, इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था। पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये बहुत ज्यादा एडमायर करते थे, अप्रिशिएट करते थे आर्ट और आर्किटेक्चर को। विष्णु टेम्पल एट बादामी, ये देख रहे हो आप,
विष्णु टेम्पल एट बादामी, रॉक कट करके इन्होंने बनाया, देखो पूरा रॉक है, उसके अंदर अंदर कट करके इन्होंने बनाया है। विष्णु टेम्पल एट बादामी is a fine example of rock cut architecture. So this was about Pallavas, sorry, Chalukyas, and last में Pallavas. Stretched over most of the South India. Most of the South India पे इनका रूल था. Mahendra Varman ruled from 600 CE to 630 CE. His son Narsimha Varman defeated the Cholas. इन्होंने चोला किंगडम को डिफीट किया था. The Chers and the Pandyas. तो चोलास को, शेर्स को और पांड्यास को नरसिम्हा वर्मन ने डिफीट किया था. दे वर ग्रेट बिल्डर्स, बहुत अच्छे फाइन बिल्डर्स थे. शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम में जो शोर टेम्पल है ये वाला, एंड कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम. कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम आर एग्जाम्पल्स ऑफ देयर आर्किटेक्चर. ठीक है, तो ये था गुप्ता डायनेस्टी. मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा आज का सेशन. Thank you. If you like the video, please like and share it and subscribe to the channel. Thank you so much. फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. Goodbye.